चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे फ्रिज के अंदर एक मुख्य समस्या होती है कि फ्रिज के अंदर कूलिंग का कम आना। इस बात को लेकर के हमारे टेक्नीशियन भाई बहुत ज्यादा उसके अंदर फंस जाते हैं कि फ्रिज के अंदर आखिर से समस्या क्यों आ रही है। और हमारे घर में अगर ऐसा फ्रिज चल रहा है कोई और वो कूलिंग कम कर दे तो हमें भी लगता है कि पहले तो कूलिंग प्रॉपर से आ रही थी, पर अब हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग प्रॉपर से नहीं आ रही है। तो इसी समस्या का समाधान के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन दिक्कतों के कारण हमारे फ्रिज की जो कूलिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लास्ट तक, आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम है कि जो पहले फ्रिज हमारा कूलिंग करता था, अब उस स्थिति में कूलिंग नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब है जो हम फ्रिज के अंदर सामान रखते हैं वो प्रॉपर से ठंडा नहीं होता है और ना ही हमारा जो फ्रिज के अंदर बर्फ है वो भी नहीं जम पा रहा है। तो इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जो कि जैसे हमारा फ्रिज पहले अच्छा खासा कूलिंग करता था, अब कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसका तो ये मुख्य कारण हो गया कि कूलिंग हमारी कम हो गई फ्रिज के अंदर। फ्रिज के लिए प्रॉपर वोल्टेज होते हैं 220 एसी वोल्ट पर फ्रिज वर्क करता है। अगर किसी भी कारण से हमारे क्षेत्र में या फिर आपके घर पर वोल्टेज कम आ रहे हैं, जैसे 220 एसी वोल्ट पर फ्रिज काम करता है, इससे अगर वोल्टेज कम आएंगे तब भी हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग करना कम कर देता है। कहने का मतलब है कि फ्रिज कुछ समय के लिए सही चलेगा, उसके बाद से कंप्रेसर कट ऑफ कर देता है, जिससे कंप्रेसर नहीं चलता है, फ्रिज के अंदर का बल्ब जलता रहता है और हम सोचते हैं कि हमारा फ्रिज चल रहा है, इसलिए हमारे फ्रिज के अंदर जो कूलिंग है वो कम आती है। इस समस्या का जो समाधान है वो हमारे जो वोल्टेज हैं अगर वो सही हो जाएं, या हम अपने घर पे स्टेबलाइजर लगा लें या केवल एक फ्रिज के लिए एक स्टेबलाइजर लगा दें, तो हमारी ये समस्या है जो सॉल्व हो जाएगी और हमारा जो फ्रिज है वो पूरा से प्रॉपर से कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी समस्या के बारे में। दूसरी समस्या है हमारी कि हमारा वोल्टेज तो सही है तब भी हमारी कूलिंग जो है प्रॉपर से नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण हो सकता है कि हमारे फ्रिज के अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट जो होता है, जिससे हम अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसमें हमारे लिए कूलिंग कंट्रोल करने का एक ऑप्शन मिलता है फ्रिज के अंदर जो लगा हुआ होता है। जैसे जी हमारा सबसे ज्यादा अधिक ठंडा भाग यहाँ होता है एवापोरेटर, इसी को हम फ्रीजर बोलते हैं, और इसी के जस्ट बराबर से हमारा लगा हुआ होता है थर्मोस्टेट, जिसकी सहायता से हम अपने फ्रिज की कूलिंग को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अगर इसको किसी ने कम पे सेट कर दिया होगा, इसमें नंबर डले हुए होते हैं, जो भी आपके फ्रिज में नंबर हो, हाईएस्ट नंबर जितने पर होते हैं, हमें गर्मियों के महीनों में अपने हिसाब से इसको कूलिंग पर हम सेट करते हैं। अगर इसकी सेटिंग कम पर कर दी गई होगी तब भी हमारे फ्रिज के अंदर जो कूलिंग है वो जितनी सेटिंग होगी उतने तक ही हमारी कूलिंग करेगा। उसके बाद हमारा फ्रिज जो है वो कट ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है और हमारा जो, हमको लगता है कि हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग को कम दे रहा है। तो इस समस्या का जो समाधान है वो ये है कि हम अपने थर्मोस्टेट की सेटिंग को बढ़ा दें, जिससे हमारे फ्रिज के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमें प्रॉपर से कूलिंग मिलने लगेगी। अगर हमने अपने इस थर्मोस्टेट की सेटिंग को भी पूरा से कर दिया दोस्तों, उस स्थिति में भी हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है, या फिर हमारी जो सेटिंग थी वो पहले से ही पूरी थी तब भी हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आ रही है, तो उसके बाद भी कुछ कारण और हैं जिसकी वजह से भी फ्रिज के अंदर जो है कूलिंग कम आती है। अब बात करते हैं कि वोल्टेज सही था, हमारा थर्मोस्टेट की सेटिंग भी सही थी, तब भी फ्रिज के अंदर कूलिंग जो है वो कम आ रही है। तो हो सकता है कि हम अपने फ्रिज का दरवाजा बार बार खोल रहे हों और बार बार उसको खोल करके किसी सामान के लिए, या हमारे घर में बच्चे हैं वो बार बार से फ्रिज को खोल देते हों, इस वजह से भी हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग कम प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा फ्रिज चल रहा है तो हम उसके दरवाजे को उतनी ही देर के लिए यूज करें, खुला छोड़ें, जितनी देर के लिए हमें फ्रिज से सामान को निकालना होता है। उसके बाद सेम उसका दरवाजा बंद कर देना चाहिए,
जिससे हमारे फ्रिज के अंदर की जो कूलिंग है वो प्रॉपर से बनी रहे। अब आपके केस में ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपने फ्रिज का दरवाजा बार बार यूज कर रहे हैं और दरवाजा भी हमने बार बार यूज नहीं किया, हमने पूरा रात फ्रिज को चलने दिया तब भी कूलिंग उसके अंदर नहीं आई। तो हो सकता है कि जो फ्रिज का जो डोर पर जो रबड़ लगी हुई होती है ये कहीं से आपकी टूट गई होगी या किसी कारण से ये डैमेज हो सकती है, जिस वजह से हमारा दरवाजा है वो खुला रह जाता होगा किधर भी से, तब भी हमारे फ्रिज के अंदर जो है कूलिंग कम आती है। अगर ऐसी भी कोई भी समस्या भी नहीं देखने को मिली आपके फ्रिज में, तो हो सकता है कि आपने फ्रिज को दीवार से सटा के रख दिया होगा। जैसे बैक साइड में आप देखोगे फ्रिज में तो इस तरह का ये जाल देखने को मिलेगा। ये जाल लगभग दीवार से ज्यादा सटा के रख दिया होगा या चिपका कर रख दिया होगा। इस कारण से हमारे फ्रिज के अंदर जो कूलिंग है वो कम आती है। इसका कारण होता है जब हमारा फ्रिज चलता है तो कंप्रेसर जो गैस को पंप करता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ गैस को कंप्रेस करता है। उसके बाद ये जो होता है हमारा कंडेंसर कॉइल होता है, इसी में गैस हमारी ठंडी होती है। कहने का मतलब है जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो भी टेम्परेचर रहा होगा उसके द्वारा ये गैस ठंडी होती है। अगर इसको ज्यादा ही हम दीवार से सटा करके लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा जो फ्रिज की जो गैस की जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होगा, जिसके कारण से भी हमारा फ्रिज कूलिंग करना कम कर देता है। कूलिंग तो आएगी पर कूलिंग प्रॉपर से नहीं हो पाएगी जितनी हमें आवश्यकता है। अगर हमें अपने फ्रिज को लगभग 1 बुलंद की दूर पे यानी कि दीवार से 1 बुलंद की दूर पे इसको लगाना चाहिए, जिससे हमारा जो कंप्रेसर जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ गैस को पंप करता है वो हमारी जो गैस है वो हल्का सा जो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए। तो इसको ध्यान देना है कि हमारे दीवार से इसको फ्रिज को हल्का सा दूर लगाना है ताकि हमारे फ्रिज के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं आए। अच्छा दोस्तों, अगर आपका फ्रिज दीवार से भी आपका फ्रिज टच नहीं है तब भी आपके फ्रिज के अंदर से कूलिंग कम प्राप्त हो रही है, तो उसका एक कारण और भी होता है कि आपके सिस्टम के अंदर चोकिंग आ गई होगी। चोकिंग वह होती है जिन जिन भागों के अंदर गैस का संचार होता है दोस्तों, फ्रिज के अंदर जिन जिन भागों के अंदर गैस का संचार होता है उन भागों में किसी भी भाग के अंदर चोकिंग आ गई होगी। चोकिंग का मतलब होता है कि कोई कचरा जम गया होगा या हमारी कोई पाइप पंच हो गई होगी या किसी भी कारण से उसके अंदर जो गैस का जो हमारा संचालन होता है, गैस हमारी घूम घूम के जो जाती है उसका जाना बंद हो गया होगा। इस वजह से भी हमारी जो कूलिंग है वो कम होने लगती है। तो चोकिंग का एक हमारा जो समाधान होता है वो होता है कि हमें फ्रिज की चार्जिंग लाइन तो चार्जिंग लाइन को हमको काटना होता है और उसके बाद उसमें से जो गैस है वो सारी हमारी निकल जाती है। फिर से हमें पूरा फ्लैशिंग करके तब गैस को चार्ज किया जाता है, यानी कि जो उसके अंदर गैस थी उसको निकालना पड़ता है। निकालने के बाद जिन जिन भागों के अंदर हमारी जो गैस चलती है, जैसे हमारा कंडेंसर जैसे हमारा कंप्रेसर चलता है तो सबसे पहले गैस को हमारा जो है वो कंडेंसर कॉइल में आता है। कंडेंसर कॉइल में आने के बाद हमारी गैस जाती है फिल्टर में और फिल्टर के बाद जाती है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब एक कॉपर की ट्यूब होती है, यानी कि कॉपर की बहुत पतली पाइप होती है और वो ही कनेक्ट होती है हमारे एवोपरेटर में और एवोपरेटर से वापस आती है सक्शन लाइन के द्वारा। तो सबसे पहले हमें गैस निकालने के बाद में अपने कंडेंसर की फ्लैशिंग करनी होगी। इसके अंदर का जितना भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद से हमें अपने एवोपरेटर की फ्लैशिंग करनी होती है। फ्लैशिंग किस प्रकार से करते हैं, एवोपरेटर की फ्लैशिंग कैसे करते हैं, कंडेंसर की फ्लैशिंग कैसे करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे कि इसका किस तरह से निस्तारण होता है। तो हम कंडेंसर की जब फ्लैशिंग करते हैं तो कंडेंसर को हम फिल्टर से अलग कर देते हैं और अपने जो सिस्टम का इसी फ्रिज के कंप्रेसर को चालू करेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है उसमें गैस हमारा प्रेशर भरे जाएगा और इसको यहां से अंगूठा से बंद करके कंडेंसर का आउटपुट पॉइंट और उसको झटके के साथ जैसे छोड़ेंगे हम, तो इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे हमारे इसके अंदर का कचरा सारा बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम
लगभग 10 से 15 मिनट तक इसकी फ्लेक्सिंग करेंगे, जिससे इसके अंदर का कचरा, ऑयल जो भी इसके अंदर जमा होगा वो बाहर हो जाएगा, जिससे हमारी जो चोकिंग थी उसकी हमारी जो सफाई हो जाएगी और वो चोकिंग हमारी नहीं आएगी। उसके बाद इसमें एक नया फिल्टर लगाएंगे, पुराना फिल्टर हमको निकाल देना होता है। उसके बाद कैपिलरी और कैपिलरी के बाद हमें इसके अंदर का जो फ्रीजर है उसका फ्लेक्सिंग करना है। तो उसका फ्लेक्सिंग करने के लिए हमें सक्शन लाइन को कंप्रेसर से अलग कर देना होता है। जैसे ही हम कंप्रेसर से सक्शन लाइन को अलग करेंगे, फिर से इसी कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और वहां अंगूठा लगा करके इसके अंदर जैसे ही प्रेशर भरा जाएगा, फिर से वहां से झटके से अंगूठे को हटाएंगे, तो उसके अंदर का जितना भी कचरा होगा वो सब प्रेशर के साथ बाहर हो जाएगा, जिससे हमारी चोकिंग की जो समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद सारी जगह जहां जहां हमने जॉइंट किया वहां वहां वेल्डिंग करके फिर से हम इसके अंदर प्रेशर चार्ज करेंगे और प्रेशर भर के ये देखेंगे कि हमारे फ्रिज में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर ऐसा है, लीकेज है, तो वहां दोबारा से वेल्डिंग मारेंगे और नहीं है तो हम फ्रिज का वैक्यूम करके और उसमें गैस चार्ज कर देंगे। गैस चार्ज करने से पहले अपने कंप्रेसर की एक बार पंपिंग अवश्य चेक कर लें, जिससे हमें यह पता लग जाए कि हमारे फ्रिज के कंप्रेसर की पंपिंग तो डाउन नहीं हो गई है। क्योंकि एक मुख्य कारण यह भी होता है कि हमारे कंप्रेसर की अगर पंपिंग डाउन हो जाए तब भी हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग कम आती है। पंपिंग डाउन का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा कंप्रेसर होता है इसकी जो क्षमता होती है गैस को पंप करने की, जितने प्रेशर के साथ पंप करता है उतने प्रेशर के साथ ये पंप नहीं कर पा रहा होगा, तब भी हमारी जो समस्या है वो फ्रिज के अंदर कूलिंग कम करने की ही रहेगी। तो एक बार अपने कंप्रेसर की पंपिंग भी अवश्य चेक कर लें। हमारे कंप्रेसर की पंपिंग किस प्रकार से की जाती है, चेक की जाती है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे कि हमको फ्रिज के कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करते हैं। तो अगर इसके बाद अगर आप गैस को चार्ज करेंगे यानी कि फिर वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद जब हम गैस को चार्ज करेंगे तो गैस से चार्ज करने से पहले इसके अंदर एक केमिकल आता है